अब हम आ जाते हैं हमारी राजस्थानी भाषा और बोलियां। भाषा और बोली, सबसे पहले तो इसी में ही अंतर समझ लेते हैं कि क्यों तो हम किसी चीज को भाषा बोलते हैं और क्यों हम किसी को बोली बोलते हैं। देखिए, भाषा क्या होती है? भाषा वो होती है जिसके नियम कायदे होते हैं, जिसकी व्याकरण होती है। क्या होती है? व्याकरण होती है, कुछ नियम कायदे होते हैं, कुछ रूल्स होते हैं, जिसके अनुसार उसको सर्वमान्य तरीके से उसी रूप में हम सभी के सभी अपनाते हैं। वो हो जाती है हमारी भाषा। और उसी का ही अपभ्रंश रूप, जरूरी नहीं होता है कि उसमें कुछ उसके नियम कायदे फिक्स होंगे। जैसे कि मैं बोल रही हूं, मेरी टोन अलग है, मेरा डायलेक्ट जो है वो अलग है, वो मेरी जो जिस क्षेत्र की है, जैसे कि मैंने मेरे पेरेंट्स से जिस चीज को अडॉप्ट किया वो मेरे में दिखेगा, आप लोगों की अलग होगी। लेकिन ये क्षेत्र वाइज, यानी कि अलग अलग एरिया के हिसाब से कोई भी भाषा का अपभ्रंश का रूप बन जाता है, वो हो जाती है बोली। बोली के अंदर क्या होगा? क्षेत्रीयता की अधिकता होगी। उसके अंदर जरूरी नहीं होता कि व्याकरण के सारे रूल्स क्या हैं माने जाएंगे या व्याकरण उसकी होगी। तो ये एक मेजर डिफरेंस हो जाता है, मुख्य अंतर हो जाता है भाषा और बोली के अंदर। अगर हम राजस्थानी भाषा की बात करें तो देखिए, राजस्थानी भाषा की शुरुआत कैसे हुई थी, राजस्थानी भाषा किस प्रकार से विकसित हुई, और कालांतर में राजस्थानी भाषा की कौन कौन सी बोलियां सामने आई, जिसके अंदर बहुत सारा साहित्य भी रचा गया है। और आज भी वो बोलियां हैं, वो इतनी सारी हैं कि आप देखोगे तो जैसे कि संख्या लगभग पहुंच चुकी है बोलियों की राजस्थान में 73। सोच के देखिए, 73 बोलियां हैं और भाषा क्या है हमारी? राजस्थानी। अगर बोला जाता है तो एक भाषा आती है राजस्थानी और बोलियां लगभग पहुंच गई हैं 73। तो ये अंतर है। क्षेत्रीयता में भी क्षेत्रीयता आ जाती है अलग अलग जगह पे, और कोई उसके अंदर रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं होते हैं। जो शब्द वहां पे लोगों को बोलने में आसान लगने लग जाता है, वो ही उसमें अडेप्ट होते चले जाते हैं, जुड़ते चले जाते हैं, बाकी पीछे छूटता चला जाता है। और ऐसा नहीं है कि भाषा जो है अभी जो विकसित हो गई है यही रहती है, नहीं। आज हम जो भाषा देख रहे हैं, नेक्स्ट जो 20 to 30 ईयर्स आएंगे तो उसके अंदर इस भाषा का रूप चेंज हो चुका होगा। नए नए शब्द हैं वो जुड़ चुके होंगे, कुछ ऐसे शब्द होंगे जो इस वक्त प्रासंगिक नहीं रहेंगे, उपयोग में नहीं आएंगे, तो वो छूट जाएंगे। इसीलिए ऑक्सफोर्ड की डिक्शनरी में आप सुनते रहते हो कि हर साल कुछ नए शब्द ऐड होते हैं। वो वहां पे ऐड होते हैं तो यहाँ पे भी ऐड होते हैं हम सभी के। हिंदी के अंदर भी हिंदी भाषा भी विकसित हो रही है, राजस्थानी भाषा भी विकसित हो रही है। अभी भी ये कालांतर में चलता ही जाएगा, कोई भी भाषा हो। जैसे कि नए शब्द कौन से लेटेस्ट अभी जुड़े होंगे, आप सोच के देखिए। अभी इसी जनरेशन के पिछले 2-3 सालों में एक दो शब्द तो मुझे याद आ रहे हैं। सेल्फी, बिल्कुल यही मैं बोलने वाली थी। क्या हम पहले बोलते थे सेल्फी वर्ड? सेल्फी जो लेते हैं, फोन कैमरा से लेते हैं सेल्फी, ये पिछले 2-3 साल में ही एग्जिस्टेंस में आया है ये वर्ड। और हिंदी में भी उसको खुद का चित्र नहीं बोलते हैं, हिंदी में भी क्या लिखा हुआ होता है? सेल्फी ही लिखा होता है। तो ये एक ऐड हो गया है। इसी प्रकार से अगर कोई नई टेक्नोलॉजी इजाद होगी, कोई नई बीमारी आएगी, उसको कुछ नया नाम दिया जाएगा, तो वो सारे शब्द क्या हो जाते हैं? उस भाषा में जुड़ जाते हैं। जैसे कि कोरोना, कोरोना जो शब्द था वो क्या इतना प्रिवेलेंटली पहले यूज होता था? नहीं होता था, जुड़ गया है ना नया हमारी भाषा में। इसी प्रकार से भाषाएं क्या होती हैं? समय के साथ विकसित होती जाती हैं, वो कभी ठहरती नहीं है। हम ये नहीं कह सकते कि इस वक्त जो है हिंदी, राजस्थानी, गुजराती या इंग्लिश कोई भी भाषा अपने परिपूर्ण रूप में पहुंच चुकी है। नहीं, वो अपने परिपूर्ण रूप में नहीं है, वो हमेशा विकसित होती रहेगी। तो उसी प्रकार से अगर हम राजस्थानी भाषा की बात करें तो सबसे पहले राजपूताना शब्द का प्रयोग, देखिए राजस्थानी का उद्भव कैसे हुआ, राजस्थानी शब्द कैसे आया, राजस्थानी भाषा कैसे बनी, पहले हम उसको समझेंगे। तो जॉर्ज थॉमसन ने सन 1800 ईस्वी के अंदर सबसे पहले राजपूताना शब्द का प्रयोग किया था। और ये फैक्चुअल है, तथ्य है, ऐसे का ऐसा पूछ लिया जाता है।
कि सर्वप्रथम राजपूताना शब्द का प्रयोग किसने किया था या राजपूताना शब्द किसने दिया था? तो जॉर्ज थॉमसन ने सन 1800 के अंदर क्या किया था? इस शब्द का प्रयोग किया था। 1829 में कर्नल जेम्स टोड, कौन? कर्नल जेम्स टोड ने एक शब्द ये कहा था कि रजवाड़ों का राजस्थान। तो राजपुताना से 29 के अंदर कहां तक पहुंच गए हम? राजस्थान शब्द तक पहुंच गए। 1829 में इन्होंने कहा रजवाड़ों का राजस्थान। और अगर सबसे प्राचीन अगर हम एक ऐसा चीज माने कि जिसके अंदर इसका उल्लेख हुआ हो, तो 913 ईस्वी में कुवले माला उद्योतन सूरी की, कैसे याद करवाई थी कुवले माला मैंने? कु मीन्स अच्छा नहीं हो, कुपुत्र हो, अच्छा नहीं हो, तो वो सुअर से याद करवाया था। तो देखिए वो कुवले माला, उसी कुवले माला की हम बात करें जो 913 ईस्वी के अंदर रची गई थी और उद्योतन सूरी के द्वारा, ये एक जैन मुनि थे। इसमें 18 भाषाओं का उल्लेख है। 18 भाषाओं का उल्लेख है और उनमें से एक भाषा का नाम रखा इन्होंने मरु भाषा। एक भाषा का नाम क्या रखा? मरु भाषा। इस पुस्तक के अंदर इन्होंने अपने जो है ना अनुभव के आधार पे कहा कि 18 भाषाएं हैं और उन 18 भाषाओं में से क्या है? एक मरु भाषा है। तो देखिए सबसे पुराना साक्ष्य तो मरु भाषा कौन सी है? राजस्थान की भाषा। तो सबसे पुराना साक्ष्य तो हमारे पास में ये हो गया। एक और पुस्तक आती है वज्रसेन सूरी की। वज्रसेन सूरी की पुस्तक का नाम है भारतेश्वर बाहुबली घोर। ये इसके क्या है कि इस पे एक तो एक मत नहीं है। अभी के जो मॉडर्न जो हमारे साहित्यकार हैं वो एक मत नहीं है कि यही सबसे प्राचीन थी क्या, लेकिन एक आइडिया हमें होना चाहिए, क्या पता कि क्वेश्चन आ जाए नहीं आ जाए। तो सबसे पुराना तो साक्ष्य इसी को ही माना जाता है, भारतेश्वर बाहुबली गौर वज्रसेन सूरी द्वारा रचित की ये राजस्थानी भाषा में लिखी गई थी। राजस्थानी भाषा में लिखित, लेकिन ये जो है ये सर्वमान्य है कि 913 ईस्वी के अंदर कुवले माला जो उद्योतन सूरी ने लिखी थी, इसमें इन्होंने 18 भाषाओं का जिक्र किया था। उन 18 भाषाओं में से एक भाषा इन्होंने किसको बताया था? मरु भाषा को बताया था। नोट डाउन कर लिया सभी ने? देखिए अब हम इसका पढ़ लेते हैं कि किस किस प्रकार से जो है हमारी भाषा बनी थी, राजस्थानी लैंग्वेज किस किस प्रकार से बनी थी। आप इसको फ्लो चार्ट की फॉर्म में ही बनाएंगे। राजस्थानी भाषा, इसका सबसे पहले पहले वाला ये इसका सर सन नहीं पता, इसीलिए तो ये जो है बिल्कुल वो नहीं मानी जाती कि तथ्यात्मक रूप से सही ही है। वज्रसेन सूरी की ऐसे बोलते हैं कि ये सबसे पुरानी है भारतेश्वर बाहुबली गौर, लेकिन एग्जैक्टली कहां से कैसे है उस पे एक मत राय नहीं है। इसका एक मत है 913 ईस्वी के अंदर ये बनी है, ये चीज है। देखिए
यहां तक ये अलग है, इसको आप इससे कनेक्ट नहीं करेंगे। राजस्थानी भाषा का वैज्ञानिक वर्गीकरण, राजस्थानी भाषा का ये एक फैक्ट है जिसमें मैं आपको बता रही हूँ कि राजस्थानी भाषा का वैज्ञानिक वर्गीकरण का क्या मतलब होता है, साइंटिफिक क्लासिफिकेशन। इस आधार पे क्लासिफिकेशन या वर्गीकरण करना, जब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट की ढूंढाड़ी कहाँ पे कहाँ पे कौन सी है। वैज्ञानिक वर्गीकरण में आता है पर्टिकुलर जो मात्राएं हैं, कौन सा बोलता है, जैसे कि ये, इसको हम क्या बोलेंगे, मैं, लेकिन इसको साउथ राजस्थान में बोला जाता है में। उच्चारण का तरीका, तो उच्चारण में क्या हुआ, आई की मात्रा को ए में बोला। ये इस प्रकार का जो वर्गीकरण है ये क्या कहलाता है, साइंटिफिक क्लासिफिकेशन कहलाता है, वैज्ञानिक वर्गीकरण कहलाता है, जिसके अंदर उच्चारण और मात्राओं के आधार पे क्या किया गया है, वर्गीकरण किया गया है। वो हम नेक्स्ट पढ़ेंगे, जॉर्ज ग्रियर्सन का पढ़ेंगे। ये एक आपको फैक्ट बता दिया। अब इसको इन्होंने, राजस्थानी भाषा को ग्रियर्सन ने क्या कहा था, रजवाड़े की भाषा कहा था। अब हम पढ़ते हैं कि राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति कैसे हुई थी, किस किस प्रकार से राजस्थानी भाषा बनी थी। तो देखिए, सबसे पहले जो है पुराना साहित्य जिसमें आया वो था हमारा वैदिक साहित्य। वैदिक साहित्य की रचना किसमें हुई थी, संस्कृत भाषा के अंदर हुई थी। वैदिक साहित्य जो है वो संस्कृत भाषा के अंदर रचा गया। संस्कृत की नेक्स्ट भाषा, इसके बाद में कौन सी भाषा बनी थी, प्राकृत। प्राकृत भाषा थी। सबसे ज्यादा प्राकृत और पाली भाषा का प्रयोग किसने किया था, महात्मा बुद्ध ने किया था, गौतम बुद्ध ने किया था। उन्होंने अपने जितने भी उपदेश थे वो किसमें दिए थे, प्राकृत भाषा के अंदर दिए थे। तो संस्कृत भाषा वैदिक काल, वैदिक काल से महात्मा बुद्ध के काल पे आई है, वहां पे संस्कृत का नेक्स्ट रूप कौन सा आ गया, प्राकृत भाषा आ गई। प्राकृत भाषा से कौन सी आई फिर, शौरसेनी प्राकृत आ गई। शौरसेनी प्राकृत जो है आई। अब इससे हमारे पास में नेक्स्ट आता है इसका गुर्जरी अपभ्रंश। देखिए क्या हुआ, शौरसेनी जो था हमारा, शौरसेन एरिया कौन सा आता है, 12, शौरसेन अजमेर से लेकर के 12 वाला जो एरिया था, शौरसेनी एरिया है, जिसके अंदर 12 में है अभी तो एट प्रेजेंट शौरसेन। वो देखिए पहले क्या हुआ, हमारे राजस्थान के अंदर किसका आधिपत्य था, ऊपर की बात करें तो गुज्जर प्रतिहार गुज्जरों का था। गुज्जरों से ही आमेर जो है कछवाहा वंश ने लिया था, मीणा गुज्जरों से लिया था। नीचे की बात करें तो कौन सा वंश था, प्रतिहार, ठीक है, परमार, चौहान, सोनग्रह चौहान जालोर के, ये सब थे। ये कहां से आए थे, नीचे का पूरा जो एरिया था जिसपे राजस्थान का आधिपत्य था, ये आए थे गुजरात से। गुजरात के जो राजवंश थे उनका ज्यादा शासन था। बाद में ये यहाँ पे खुद के नए नए इनकी जो पीढ़ी दर पीढ़ी बदलाव होते गए थे। अगर हाड़ौती क्षेत्र की बात करें तो मध्य प्रदेश का मालवा जो था उसका प्रभाव था, उसका आधिपत्य था। तो इन सभी का ही मिक्स क्या हुआ, इन सब का मिक्स ये हुआ कि जो शौरसेनी प्राकृत थी वो अपभ्रंश के रूप में आ गई। कोई भी चीज का अपभ्रंश होता है दैट मीन्स वो उसका बिगड़ा हुआ रूप होता है शुरुआत में, यानी कि ना तो वो ओरिजिनल है ना कुछ नया है, पहले वाले का ही क्या है, कुछ बिगड़ा हुआ सा रूप है। तो इससे शौरसेनी प्राकृत का बना गुर्जरी अपभ्रंश। फिर इसी गुर्जरी अपभ्रंश से बनी राजस्थानी लैंग्वेज। तो इस प्रकार से राजस्थानी लैंग्वेज ने अपनी जर्नी कंप्लीट की थी, यहां से वो वहां तक इस प्रकार पहुंची। ये पूरे बदलाव आए, ये कोई 1-2 साल के बदलाव नहीं है, ये लगभग 1000-1200 सालों के बदलाव की बात कर रहे हैं हम। शुरुआत से लेकर के वैदिक साहित्य से राजस्थानी पहुंचने तक का ये जो जर्नी है वो इस प्रकार से कंप्लीट हुई थी कि सबसे पहले संस्कृत से प्राकृत। देखिए खुद गौतम बुद्ध का एरा कितने टाइम तक रहा था, लगभग 300-350 साल तक तो उनकी क्या रही थी, बहुत प्रभुत्व रहा था बौद्ध धर्म का। तो वहां से फिर ये शौरसेनी और फिर इसे गुर्जरी अपभ्रंश। सबसे ज्यादा सर्वमान्य जो है वो यही है कि गुर्जरी अपभ्रंश से जो है राजस्थानी लैंग्वेज का प्रादुर्भाव हुआ है। नोट कर लेंगे सभी इसे।
देखिए कुछ फैक्ट्स हैं, कुछ तथ्य हैं, जैसे कि राजस्थानी का महत्व बताने के लिए, क्या राजस्थानी अभी इंडिया की राजभाषाओं में सम्मिलित है? नहीं है ना। कितनी भाषाएं हैं? 22 हैं। राजस्थानी को राजभाषा के रूप में सम्मिलित करने के लिए बहुत तेजी से प्रयास चल रहे हैं, और वो प्रयास इस आधार पे चल रहे हैं कि 5 करोड़ लोग, 5 करोड़ की जो पॉपुलेशन है वो राजस्थानी भाषा बोलती है, राजस्थानी बोलती है। देखिए विश्व के अंदर अगर इस आधार पे बात की जाए 5 करोड़ पॉपुलेशन के आधार पे, तो लगभग 16वीं रैंक है, और भारत के अंदर 7वीं सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा है ये। अब अगर 7वीं सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा है, तो क्या ये 22 भाषाओं में आना डिजर्व नहीं करती है? बिल्कुल करती है। इसीलिए क्या है कि प्रयास चल रहे हैं। लेकिन देखिए कोई भी भाषा को ऐसे ही सम्मिलित नहीं कर लिया जाता राजकीय भाषा में, उसके कुछ क्या है, क्राइटेरिया हैं। जैसे कि उसका एक पर्टिकुलरली क्या होना चाहिए, शब्दकोश होना चाहिए, उसकी व्याकरण होनी चाहिए, उसके रूल्स और रेगुलेशंस तय होने चाहिए। हमारा क्या था राजस्थानी भाषा का, राजस्थानी भाषा के अंदर बोलियों की विविधता ज्यादा है, उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या हैं, कमजोर हैं। इसीलिए तो क्या होता है, नए नए भाषाएं निकल के आती हैं। अभी क्या है, व्याकरण बन चुकी है, सीताराम लालस के द्वारा क्या है, व्याकरण की रचना की जा चुकी है, बहुत इसमें साहित्य भी रचा गया, बहुत सारे क्राइटेरिया होते हैं, उन्हीं पे अब ये क्या है कि अपने आप को कंप्लीट कर चुकी है उन क्राइटेरिया पे। तो हो सकता है कि नियर बाय कोई भी नया अमेंडमेंट आए तो राजस्थानी भाषा भी राजकीय भाषाओं में सम्मिलित हो जाए। राजस्थानी भाषा की जो डिक्शनरी यानी कि शब्दकोश, किसके द्वारा रचित है, डॉक्टर सीताराम लालस। डॉक्टर सीताराम लालस के द्वारा क्या है, राजस्थानी भाषा का शब्दकोश जो है रचा गया है। इसके अंदर देखिए 2.1 लाख वोकैब्स हैं। शब्दों की संख्या कितनी है, 2.1 लाख के लगभग। ये तो अभी भी और भी बढ़ गए होंगे जब से ये लिखी गई है, राजस्थानी शब्दकोश डॉक्टर सीताराम लालस के द्वारा। 2.1 लाख के लगभग जो है इसमें शब्द हैं। लिपि कौन सी है हमारी, देवनागरी। देखिए लिपि और भाषा और बोली, तीन तीन इसके क्या हो गए, पार्ट्स हो गए, 3 पार्ट हो गए। भाषा और बोली हमने समझ लिया। लिपि होती है उस चीज को लिखने का तरीका। ये क है, ये क को मैं इस प्रकार से लिख रही हूं, ये देवनागरी हो गई। पंजाबी में क्या क को इसी प्रकार से लिखते हैं, उनकी लिपि अलग है। लिखने का तरीका अगर चेंज होता है तो वो लिपि के अंदर आता है, बोलना बोली में आता है, भाषा उसका क्या है, सबसे बड़ा दायरा है। ये छोटी छोटी चीजें हैं। तो अगर हम राजस्थानी भाषा भी लिखेंगे कि जैसे कि कोई सेंटेंस बोलिए भाषा राजस्थानी के अंदर, जैसे कि पानी लेबा जा रहे हो है, कोई कहीं की ये होगी, ठीक है, पानी। तो देखिए क्या मैंने ऐसा कोई लेटर यहाँ पे लिखा, ऐसा कोई वर्ण लिखा जो हिंदी में नहीं है? सारा का सारे सारे के देखिए बोलने का मतलब अलग है, समझने का मतलब अलग है, लेकिन लिखावट के अंदर प्रत्येक वर्ण वो ही है जो हिंदी के अंदर है। तो ये हमारी क्या हो गई, लिपि क्या हो गई,
देवनागरी लिपि हो गई। लिखने का तरीका जो होता है वो लिपि में आता है। तो देवनागरी के ही जो सिमिलर हमारी क्या है, लिपि है। ये सबसे पहले ये किसने कहा था? मोतीलाल मेनारिया ने। मोतीलाल मेनारिया ने कहा था। देखिए, इसमें जो अपभ्रंश वाले शब्द होते हैं, फोल्टी मतलब अपभ्रंश वाले, उनको कहा जाता है मुड़िया। मुड़िया क्या होता है? सिंपल सा एक क्वेश्चन आ सकता है, वन लाइनर क्वेश्चन आ सकता है कि मुड़िया क्या है। तो राजस्थानी भाषा के अंदर जो अपभ्रंश से जो शब्द बने हैं, जो फॉल्टी वर्ड्स हैं, उनको कहा जाता है मुड़िया। अब देखिए, राजस्थानी भाषा की कुछ विशेषताएं पढ़ लेते हैं हम, कि राजस्थानी भाषा औरों से किस प्रकार से अलग हो जाती है, या राजस्थानी भाषा के अंदर ऐसा क्या है कि उसको राजस्थानी बोलते हैं, राजस्थानी उसको बनाता है। तो उसकी अगर हम बात करें तो देखिए, ये वाला री जो हिंदी में होता है ना, हिंदी के अंदर री ऋषि वाला री होता है, उसको राजस्थानी भाषा के अंदर क्या लिखा जाता है? री लिखा जाता है। इसका एग्जाम्पल मैं दे सकती हूँ। हमारे यहाँ पे किसी का नाम रितु है, क्या ऐसे लिखते हैं उसका नाम रितु? कोई भी लड़की जिसका नाम रितु है, उसका नाम हमेशा किस प्रकार से लिखा होता है? ये लिखा होता है। तो री को राजस्थान के अंदर क्या लेते हैं? ये वाला री बोलते हैं, रे बोलते हैं, री नहीं बोलते। मतलब उच्चारण के तरीके में अलग हो गया तो लिखने में भी अलग हो गया, री हो गया। क्या संयुक्त अक्षर जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं? नहीं होते हैं, संयुक्त अक्षर नहीं होते हैं। ठीक है, इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है संयुक्त अक्षर का? नहीं, देखिए, संयुक्त अक्षर के अंदर जैसे कि हिंदी में बहुत ही आपको प्रिवेलेंटली मिल जाएगा आचार विचार, एक साथ लिखा हुआ मिलेगा ना कि आचार विचार। क्या राजस्थानी के अंदर ऐसे होता है? कुछ ऐसा लिखा होगा? नहीं होगा। संयुक्त अक्षर वो होते हैं जिनको दो अक्षरों को, दो शब्दों को इस प्रकार से शब्दों को जोड़ करके वहां पे लिखा जाए, तो वो क्या होगा? वहां पे नहीं होगा। तो राजस्थानी में संयुक्त अक्षर नहीं होते हैं। अनुस्वार, अनुस्वार बिल्कुल होता है। राजस्थानी में तो अनुस्वार का ज्यादा प्रयोग होता है। चंद्र बिंदु नहीं होता है। नहीं होता है का मतलब ये नहीं कि बिल्कुल ही नहीं होता है या कम प्रयोग में होता है। चंद्र बिंदु का प्रयोग नहीं होता है या कम प्रयोग होता है। अनुस्वार प्रयोग में आता है। अनुस्वार जैसे कि ये होता है ना, हमारा बोलते हैं ये बिंदु में क्या आ रहा है? ये अनुस्वार आ रहा है, जिसकी मतलब नय की मात्रा को ऊपर चढ़ा करके जब लिखा जाता है आधा नय होता है। ये अनुस्वार ही है। ये संयुक्त बिंदु, ये सब क्या है? अनुस्वार हैं। इनको अनुस्वार में गिनते हैं हमारी हिंदी के अंदर। तो राजस्थानी भाषा के अंदर लिखेंगे तो इनका कम प्रयोग होगा। जैसे कि बिंदु शब्द ही अगर बोला जाए मारवाड़ी में तो बिंदु होता है, मतलब अणे की ज्यादा लैंग्वेज आती है, उसमें अणे का टोन आता है बजाय न के। तो ये अंतर होता है। देखिए, ढ और अह, ये वाला लेटर ढ और एंड है, ये एंड मतलब इस प्रकार से लिखा हुआ है। इनका प्रयोग नहीं होता है, कम होता है।
ए जो है वो ये वाला ए बोला जाता है, ऐ को ऐ इस प्रकार से बोला जाता है। शुद्ध हिंदी का ऐ नहीं बोला जाता, इसको बोला जाता है ए के ऊपर ऐ की मात्रा के साथ बोला जाता है, ए को बोलेंगे ए के ऊपर ए की मात्रा के अनुसार। ये देखिए अभी आपको थोड़ा सा इसको याद रखना होगा, क्योंकि हम इसको बोलते हैं तो राजस्थान की सब जगह की बोलियों की बात हो रही है एट ए टाइम, पूरी की पूरी राजस्थानी की बात हो रही है। हो सकता है आपके क्षेत्र में अगर आप जो बोली बोलते हो, लोकल डायलेक्ट बोलते हो, उसमें ऐसा नहीं हो, लेकिन हम यहाँ पे जो है वो ओवरऑल कंप्लीट की बात कर रहे हैं। देखिए ए क्या हो जाता है, ई हो जाता है, ए क्या हो जाता है, ई हो जाता है। ई या ऊ को जो है ए बना देते हैं। इसका एग्जाम्पल कैसे है, मनुष्य, हिंदी के अंदर क्या बोलेंगे, मनुष्य बोलेंगे, तो ए है मैं के अंदर, ये इसी से तो बनता है, आधा मैं प्लस ए मैं बनता है। इसको ए को किस में कन्वर्ट कर देते हैं हम राजस्थानी में, ई में, तो ये हो गया मिनक। इस प्रकार की क्या है चेंजेस हैं। ई और ऊ को किस में बदल देते हैं, ए में। जैसे कि पंडित, पंडित को क्या बोलते हैं, पिंडत बोलते हैं। बिल्कुल ठेठ जो हमारे ग्रामीण क्षेत्र के अंदर पंडित को पिंडत बोलते हैं, वो यही है। इस प्रकार से राजस्थानी हिंदी से डिफरेंट है। यहाँ पे ये चेंजेस हैं। मूर्धन्य शब्दों का अधिक प्रयोग कौन से होते हैं, मूर्धन्य शब्द जो तालु से टकराते हैं, ठीक है, बोलने का उच्चारण का जो तरीका होता है ना हमारा, हाँ, तो उस वो वाले शब्द कहाँ पे आएंगे, ज्यादा यूज में आते हैं। मूर्धन्य शब्द जो है राजस्थानी भाषा के अंदर ज्यादा प्रयोग में लिए जाते हैं। इसीलिए राजस्थानी को भी क्या बोलते हैं, जो जैसे कि कुछ कुछ एरिया की भाषा बोले तो बाहर के कोई लोग आएंगे तो वो क्या बोलेंगे, जैसे यूपी बिहार में तो क्या बोला जाता है, तुम को भी आप बोला जाता है। इस प्रकार से मतलब सॉफ्ट लैंग्वेज होती है। लेकिन हमारे यहाँ पे क्या बोलते हैं, खड़ी भाषा, इस प्रकार से, इस प्रकार के जो शब्द होते हैं, तो मूर्धन्य शब्दों का प्रयोग अधिक होता है, का अधिक प्रयोग। शय को क्या बोलते हैं, है ज्यादा प्रयोग में लेते हैं, शय की जगह पे है। कहां से है, ठीक है, कहां से आते हो, तो इसके अंदर शय को अपने आप ही कहां पे कन्वर्ट कर दिया जाएगा, है के अंदर। कड़ऊ, कड़ऊ आवे है, ये क्या है, कहां से आते हो। कहां से आते हो को क्या बोल देते हैं, जो शेखावाटी एरिया की अगर हम बात करें तो कड़ऊ आवे है, से का क्या हो जाता है में ज्यादा प्रयोग हो जाता है। और ये तो हमने यहाँ पे पढ़ ही लिया। देखिए ऐ को भी हम ऐ नहीं बोलते, हम ऐ वाला ऐ बोलते हैं। तो ऐ और औ इसका प्रयोग हम ज्यादा प्रयोग में लेते हैं। अब अगर हम बात करें कि विभिन्न जो हमारे भाषाविद हुए हैं, भाषा के जानकार हुए हैं, उन्होंने हमारी राजस्थानी भाषा को किस किस प्रकार से विभिन्न कालक्रम के अनुसार डेवलप्ड माना है, कि इस काल में इस प्रकार से जो है राजस्थानी भाषा उद्भव हुई, उद्भव होने के पश्चात में ये इस प्रकार से विकसित हुई है। तो ये आपका जाता है मेंस वाला सेक्शन। मेंस की एग्जाम में आपको 2, 5 या 10 नंबर में, देखिए 10 नंबर में तो कंप्लीटली पूरी भाषा पे ही एक क्वेश्चन आ जाएगा कि राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति और विकास पे टिप्पणी कीजिए। राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति और विकास पे प्रकाश डालिए। पूरा का पूरा जो मैं आज की क्लास में पढ़ाऊंगी वो आपको 10 नंबर में समाहित करना होगा। ये आ जाता है आपकी मेंस का 10 नंबर का क्वेश्चन। 5 नंबर के क्वेश्चन में कैसे आएगा, 5 नंबर के क्वेश्चन में आ जाएगा कि डॉक्टर मेनारिया के द्वारा राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति से संबंधित क्या क्या बातें, मतलब डॉक्टर मेनारिया के अनुसार राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति किस प्रकार से हुई, तो बताइए। या फिर विभिन्न काल क्रम के अनुसार, विभिन्न भाषाविदों के अनुसार किस प्रकार से राजस्थान की उत्पत्ति हुई। तो सबका आंसर यहीं पे आएगा। सबका जो आंसर है वो इसी प्रकार से लिखा जाएगा। जो हम पढ़ने जा रहे हैं
तो ये आपका टिपिकली मेंस का सेक्शन आ जाता है। यहाँ से आपको मेंस के क्वेश्चंस के आंसर राइटिंग के मिलेंगे। तो देखिए 11वीं शताब्दी के अनुसार यदि शुरुआत मान करके चले तो डॉक्टर मेनारिया के द्वारा दिया जाता है आपका राजस्थानी भाषा का उद्भव और विकास। इन्होंने क्या कहा कि राजस्थानी भाषा का प्रारंभ यानी कि इनिशियल फेज है वो शुरू हुई थी 1045 से लेकर के 1450 के लगभग। ये जो 400 सालों का जो रहा है टाइम पीरियड, ये राजस्थानी भाषा की शुरुआत का समय था, डॉक्टर मेनारिया के द्वारा है ये। फिर इन्होंने कहा कि पूर्व मध्यकाल है वो है 1460 से 1700 का, लगभग जो हो गया आपका 250 सालों का टाइम पीरियड। फिर 1700 से 1900 में हो गया उत्तर मध्यकाल, और आधुनिक 1900 से लेकर के आज तक का जो टाइम चल रहा है, अभी भी मैंने जैसे बताया था, आपको एग्जाम्पल दिया था कि भाषा कभी रुकती नहीं है, भाषा का विकास जो है अनवरत जारी रहता है। तो वो चीज आप यहाँ पे भी आज तक में भी काउंट करेंगे। प्री में क्वेश्चन नहीं आता है। प्री में क्वेश्चन कैसे आएगा? प्री में क्वेश्चन आएगा, एक तो है डॉक्टर मेनारिया, सीताराम लालस, डॉक्टर ग्रियर्सन, इनके नाम याद होने चाहिए। जो राजस्थानी भाषा के भाषाविद रहे हैं उनके नाम याद होने चाहिए आपको प्री के लिए। मेंस के लिए आपको ये कंटेंट याद होना चाहिए कि कौन कौन से राइटर के द्वारा, कौन से भाषाविद के अनुसार राजस्थानी भाषा का किस प्रकार से क्लासिफिकेशन किया गया है। किसी को कोई डाउट है अभी तक यहाँ पे? ओके, हो गया नोट डाउन? जो लोग स्लो लिखते हैं वो, मैंने कहा था ना कि 2 महीने बाद में ही मेंस के लग जाना है, तो थोड़ा सा फास्ट भी प्रैक्टिस कीजिए। नहीं, हिंदी का पेपर तो छूट ही जाता है, मेरा भी थोड़ा छूट गया था हिंदी का पेपर तो चीज है। नेक्स्ट आता है, और नेक्स्ट जो हमारे भाषाविद हैं जिन्होंने राजस्थानी भाषा का शब्दकोश भी लिखा है, राजस्थानी व्याकरण जो इन्होंने लिखे, डॉक्टर सीताराम लालस। इनके द्वारा राजस्थानी भाषा का अगर वर्गीकरण आता है तो वो क्या है कि इन्होंने 3 फेज में बांटा है, और एक फेज इन्होंने बताया है स्वर्ण काल, यानी कि कोई भी चीज का स्वर्ण काल कौन सा होता है, देखिए जिसके अंदर वो चीज सबसे ज्यादा डेवलप हुई हो, सबसे ज्यादा फली फूली हो, वो उस चीज का क्या होता है, स्वर्ण काल होता है। जैसे कि हमने विभिन्न पेंटिंग्स का स्वर्ण काल पढ़ा, हमने विभिन्न स्थापत्य की शैलियों का स्वर्ण काल पढ़ा कि ये स्थापत्य शैली इस टाइम पे सबसे ज्यादा फली फूली। ये सारी की सारी चीजें जो है हमें किसमें काउंट होती हैं, स्वर्ण काल में होती हैं। अगर हम भाषा का स्वर्ण काल देखें तो सबसे ज्यादा मान्य है वो डॉक्टर सीताराम लालस ने कहा है कि 1450 से 1850 का जो है वो गोल्डन एरा रहा है, और इससे डॉक्टर माहेश्वरी भी इत्तेफाक रखते हैं, यानी कि सहमत हैं वो इससे। तो देखिए डॉक्टर सीताराम लालस ने कहा कि शुरुआत जो है वो 800 ईस्वी से लेकर के 1400 ईस्वी में रही, और डॉक्टर मेनारिया ने क्या कहा था, 1050 से शुरुआत बताई थी उन्होंने, और इन्होंने कहा है कि 800 से ही शुरू हो गई थी। और इसके कुछ साक्ष्य भी हैं जो हमने शुरुआत की स्लाइड में शुरुआत में देखे थे। कौन सा साक्ष्य था वो, एक बार लिखने की बजाय थोड़ा समझ लीजिए। कौन सा साक्ष्य था? जो कुवलय माला, उद्योतन सूरी के द्वारा कुवलय माला का रचयिता जो थे उन्होंने कब रची थी वो, 913 में। क्या 913 इसमें आ रहा है? आ रहा है, 800 से 913। तो सबसे ज्यादा इसीलिए इनकी बातों को अहमियत दी जाती है, डॉक्टर सीताराम लालस की बातों को, क्योंकि इन्होंने कहा कि शुरुआत तो 800 से 1400 में हुई थी, मध्यकाल 1400 से 1900 ईस्वी रहा, और आधुनिक काल जो है वो 1900 से आज तक जो चल रहा है वो इसका आधुनिक काल है। स्वर्ण काल की अगर बात करें, यानी कि सबसे ज्यादा जो है डेवलपमेंट हुआ था वो हुआ था 1450 से 1850। ये डॉक्टर माहेश्वरी
ये भी इस चीज से सहमत हैं। और मारू गुज्जर के बीच में जो बंटवारा हुआ था भाषा का, यानी कि मारू शैली, गुज्जर शैली, जिससे हम बाद में कहा था गुर्जरी अपभ्रंश माना था, तो वो हुआ था लगभग 1450 ईस्वी के लगभग। इनके आगे ईस्वी आप लगा के रखेंगे। क्या शुरुआत कहां से? स्वर्ण काल। स्वर्ण काल वो होता है जिसके अंदर किसी चीज का सबसे ज्यादा डेवलपमेंट होता है। जैसे कि पर्टिकुलर कोई भी पेंटिंग है, जैसे कि बनी ठनी पेंटिंग है किशनगढ़ की, अगर मैं बोलूं कि किशनगढ़ की बनी ठनी पेंटिंग जो किशनगढ़ शैली है उसका स्वर्ण काल कब था, तो जो उनके सामंत थे और जो अगर चित्रकार की बात करें तो मोरचंद जो निहाल चंद मोरध्वज जो हैं उन्होंने बनी ठनी पेंटिंग बनाई थी। तो वो अपने आप में उस शैली की सबसे उत्कृष्ट कृति के रूप में निकल के आई। तो कोई भी चीज अगर अपनी सबसे डेवलप्ड फॉर्म में जब होती है, सबसे ज्यादा उन्नत अवस्था में होती है, तो उस टाइम को कहा जाता है उस चीज का स्वर्ण काल। तो इसका स्वर्ण काल होने का सेंस क्या निकलता है? हाँ, स्वर्ण काल बोलने का सेंस ये निकला कि 1450 से 1850 के दौरान राजस्थानी भाषा में सबसे ज्यादा नए शब्द जुड़े, सबसे ज्यादा नए शब्द जुड़े, सबसे ज्यादा साहित्य भी इसी दौरान रचा गया राजस्थानी भाषा का। तो शब्द जुड़ना, तो इसके तो देखिए साइंटिफिक क्लासिफिकेशन यानी कि वैज्ञानिक वर्गीकरण जो है डॉक्टर गियर्सन ने किया, उससे पहले मैंने बताया था कि उपबोलियां कितनी हैं। जो लास्ट कैलकुलेशन की गई थी तो उसके अंदर 73 उपबोलियां हैं। सोच के देखिए कितनी ज्यादा उपबोलियां राजस्थानी भाषा के अंदर आती हैं। हालांकि हम सारी 73 की 73 उपबोलियां नहीं पढ़ेंगे, हम उनमें से जो इम्पोर्टेंट जो सब डायलेक्ट्स हैं उन सभी को पढ़ेंगे कि कौन कौन से एरिया में बोली जाती है। वैज्ञानिक आधार पे वर्गीकरण जो डॉक्टर गियर्सन के द्वारा किया गया, तो इन्होंने अपनी पुस्तक लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया, इसको इसी प्रकार से आप लिखेंगे लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया जो है इनकी पुस्तक का नाम है। इसमें इन्होंने क्या किया था, पूरा का पूरा राजस्थानी भाषा के बारे में क्या किया, क्लासिफिकेशन बताया। और इस पुस्तक के भी दूसरे भाग में पर्टिकुलरली कौन सा चैप्टर जो है इस पुस्तक का, सेकंड चैप्टर जो है उसके अंदर इन्होंने इसमें बताया है। अब साइंटिफिक क्लासिफिकेशन में ऐसा क्या आ गया कि इसको साइंटिफिक क्लासिफिकेशन इन्होंने बोल दिया। देखिए इसमें क्या किया इन्होंने, एक तो पूरे के पूरे राजस्थान को इन्होंने ट्रेवल किया, पूरे राजस्थान को इन्होंने एक तरीके से ट्रेवल किया जो है डॉक्टर गियर्सन के द्वारा। इन्होंने साक्ष्य जुटाए कि कौन से एरिया में, पूर्वी राजस्थान, पश्चिमी राजस्थान, दक्षिणी राजस्थान, उत्तरी राजस्थान, कौन कौन सी भाषाएं जो बोलियां हैं वो बोली जाएंगी। दूसरा, इन्होंने उस पर्टिकुलर एरिया में भी अगर पश्चिमी राजस्थान की बात करें तो इन्होंने पश्चिमी राजस्थान को भी उत्तर, पश्चिम, दक्षिण और इन सब में बांट दिया। तो ये क्या हो गया, एक तरीके से साइंटिफिक क्लासिफिकेशन हो गया कि किस प्रकार से इन्होंने पूरे के पूरे बोलियों को और भाषाओं को इन्होंने बांटा। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो पश्चिम के अंदर जो मूल भाषा है पश्चिमी राजस्थान की, मूल भाषा पूरे राजस्थान का, पश्चिमी राजस्थान एक ओवरव्यू में अगर हम कंप्लीट कर लें तो वो कौन सी है, मारवाड़ी। मारवाड़ी भाषा जो है वो पश्चिमी राजस्थान में बोली जाती है। अब पश्चिमी राजस्थान को भी इन्होंने क्या किया, कंप्लीटली डिवाइड कर दिया। तो पश्चिमी राजस्थान देखिए ये हमारा जैसे कि चलो राजस्थान है, ठीक है, इसका ये पश्चिमी राजस्थान की बात कर रहे हैं। अब पश्चिमी राजस्थान का भी सबसे पश्चिम वाला हिस्सा, ये पूर्व वाला हिस्सा, ये इसका उत्तर वाला हो गया, ये इसकी बात कर रहे हैं। तो ये वाला जो पूरा पश्चिमी हिस्सा है उसमें अंदर प्रॉपरली कौन सी बोली जाती है,
मारवाड़ी बोली जाती है। ईस्ट में भी कौन सी बोली जाती है? मारवाड़ी भी बोली जाती है, क्योंकि ईस्ट में कौन सा हिस्सा आ गया पश्चिमी राजस्थान के? जोधपुर आ गया, पाली आ गया, अरावली पर्वतमाला से इधर इधर वाली जो बाउंड्री है वो आ गई। आप इमेजिन करते हुए चलिए, ये अरावली पर्वतमाला है, यहाँ पे ब्रॉड है ना अरावली पर्वतमाला, इस प्रकार से है, यहाँ पे नैरो हो जाती है। तो यहाँ पे कौन सी आ गई? ईस्ट में मारवाड़ी आ गई, ढूंढाड़ी आ गई, क्योंकि जो हिस्सा हमारा पश्चिमी राजस्थान का भी यहाँ से लगेगा, जयपुर से लगेगा, तो जयपुर के अंदर कौन सी भाषा है? ढूंढाड़ी। तो उसका प्रभाव भी देखने को मिलेगा, ढूंढाड़ी आ जाएगी। देखिए इनका हिंदी में लिखने का अब इसके ऊपर आप इस प्रकार से सर्किल करके रखेंगे, इसको मैं बताऊंगी ये मेवाड़ी क्यों आ गई यहाँ पे। थली, थली के बाद में 30, 30। देखिए अब आप इसको यहाँ की बजाय यहाँ पे समझेंगे पूरा। सबसे पहले हम ओवरऑल अगर बात करें पश्चिमी राजस्थान की, तो पश्चिमी राजस्थान में ओवरऑल कौन सी बोली जाती है भाषा? हम बोलते हैं तो मारवाड़ी बोलते हैं। मारवाड़ी भाषा की खासियत यह है कि क्षेत्र वाइज अगर हम देखें, एरिया वाइज देखें, तो इसकी फर्स्ट पोजीशन आती है बोलने के हिसाब से। और अगर पॉपुलेशन वाइज देखें कि कौन सी जो जनसंख्या के हिसाब से कौन सी लैंग्वेज सबसे ज्यादा बोली जाती है, तो वो आती है ढूंढाड़ी, क्योंकि जनसंख्या घनत्व कौन से क्षेत्र का ज्यादा है? जयपुर संभाग का ज्यादा है। तो संख्या की दृष्टि, जनसंख्या की दृष्टि से जो बोली जाती है राजस्थान में, वो बोली जाती है ढूंढाड़ी। और एरिया वाइज अगर हम बात करें कि कौन सी लैंग्वेज सबसे बड़ा एरिया कवर करती है, तो मारवाड़ी करती है। अब मारवाड़ी के भी सब डायलेक्ट्स पढ़ेंगे, और ये हम पढ़ रहे हैं किसके आधार पे? डॉक्टर ग्रियर्सन के आधार पे, क्योंकि अब के द्वारा जो आधुनिक जो आएंगे वो हम इसके बाद में पढ़ेंगे। ये डॉक्टर ग्रियर्सन का वर्गीकरण पढ़ रहे हैं। तो इन्होंने कहा कि जो ईस्ट क्षेत्र में, ये वाला जो क्षेत्र है पश्चिमी राजस्थान का भी जो ईस्ट क्षेत्र है, इसमें मारवाड़ी और मेवाड़ी, देखिए मारवाड़ी तो हम समझ गए क्यों बोली जाती है, जोधपुर वाला एरिया हो गया। मेवाड़ी कहां से आ गई यहाँ पे? मेवाड़ तो नीचे है। तो जोधपुर और मेवाड़, मारवाड़ और मेवाड़ के क्या थे? वैवाहिक संबंध थे। मेवाड़ और मारवाड़ के राजा महाराजाओं के आपस में पारिवारिक वैवाहिक संबंध थे। अगर किसी बच्चे की मां मेवाड़ की है तो वो बच्चा मेवाड़ी ही बोलेगा। इसी प्रकार से क्या होता था कि आदान प्रदान होता था व्यापारियों के बीच में। अगर दो राजघरानों के बीच में अच्छे संबंध है तो क्या होगा? वहां पे ज्यादा व्यापार होगा, ज्यादा आदान प्रदान होगा। तो मारवाड़ और मेवाड़ के अंदर भाषाओं की भी आदान प्रदान इसलिए हुआ क्योंकि मेवाड़ के बहुत सारे लोग जाकर के मारवाड़ में बस गए थे। और ये तो देखिए पहले होता भी था, शादी होकर के जब जाती थी, कोई लड़की जाती थी, जैसे कि मेवाड़ की है, वो बहू बनी जाकर के मारवाड़ की, तो उसके साथ में एक पूरा लवाजमा चलता था, पूरा का पूरा वो जाकर के कहाँ बसेगा? मारवाड़ में बसेगा। और मारवाड़ के अंदर जब वो बसेगा तो उनकी संतति और वो सब वहीं पे रहेंगे। तो कहने का मतलब मारवाड़ क्षेत्र में भी मेवाड़ी बोलने वाले लोग मिलते थे। ये डॉक्टर ग्रियर्सन को मिले हैं, तो उनका कहना भी गलत नहीं था यहाँ पे।
ढूंढाड़ी बिल्कुल, देखिए ये वाला जो क्षेत्र है ये जयपुर के कांटेक्ट में था, एटलीस्ट नागौर वाला। नागौर भी किस में आता था? मारवाड़ क्षेत्र में आता था, और नागौर किससे कनेक्टेड है? जयपुर से है। तो ढूंढाड़ी यहां से आ गई। नेक्स्ट आती हम वेस्ट की बात करें, पश्चिम की बात करें, तो पश्चिमी क्षेत्र में एक भाषा बोली जाती है थली और थाटी। ये दोनों भाषाएं आज के टाइम पे अगर हम करेंगे तो बीकानेर के अंदर आती हैं। किसमें आती हैं? बीकानेर के अंदर आती हैं ये लैंग्वेज, थली या थाटी। नेक्स्ट आता है आपका उत्तरी। उत्तरी में जैसे कि बीकानेरी इन्होंने बोला, लेकिन ये क्या है, पर्टिकुलरली हम बात करें तो बीकानेर वाली कोई बोल दिया बीकानेरी, बांगड़ी, शेखावाटी। शेखावाटी के अंदर ओके करते हैं, कंक्लूड करते हैं। शेखावाटी ये सारी की सारी क्या आ गई हमारी उत्तर के अंदर आ गई। ये सारा पश्चिमी राजस्थान की बात करें ग्रियर्सन के अलावा। साउथ के अंदर देखिए ये वाला एरिया, साउथ में कौन कौन सा आ गया? एक तो जालोर आ गया, एक सिरोही आ गया, जालोर सिरोही आ गया। तो यहाँ पे गोडवाड़ी, गोडवाड़ प्रदेश है ना, ज्योग्राफी में भी आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो यहाँ पे कौन सी हो गई? गोडवाड़ी। देवड़ावाटी, देवड़ा कहाँ पे थे? देवड़ा राजवंश सिरोही के अंदर था। तो सिरोही के अंदर देवड़ा राजवंश की वजह से क्या हो गया यहाँ पे? देवड़ावाटी। और सिरोही की सिरोही लैंग्वेज हो ही गई और गुजराती हो गई। अगर हम दूसरी इसमें देखें, उत्तरी पूर्व राजस्थान, उत्तर और पूर्व का राजस्थान, ये उत्तर हो गया, ये हमारा पूर्व हो गया। तो बीच का राजस्थान, उत्तर पूर्व का राजस्थान, तो इसमें उत्तरी पूर्वी राजस्थान में एक तो मेवाड़ी का कठोर भाषा रूप, मेवाड़ी का भी कौन सा मिलेगा? कठोर भाषा रूप मिलेगा। और अहीरवाटी मुख्य रूप से मिलेगी। अलवर, भरतपुर और जयपुर का ऊपर वाला एरिया, कौन कौन सा? अलवर, भरतपुर और जयपुर का। देखिए ये वाली चीजें मैं यहाँ पे नहीं लिखवा रही हूँ क्योंकि ये आपका पूर्ण रूप से प्रमाणिक नहीं है, ये डॉक्टर ग्रियर्सन के द्वारा है। आगे की जो हम क्लास कर लेंगे उसके अंदर क्या होगा, अहीरवाटी का कौन सा एरिया आता है, कौन कौन से लोग इसको बोलते हैं, वो हम आधुनिक काल के अनुसार पढ़ेंगे। तो आज आप यहीं तक ये लिखेंगे कि ये तो ग्रियर्सन ने कहा था कि यहाँ पे ये बोलेंगे। ये बयाना लिख लीजिए इसको, बयाना, बयाना भरतपुर का क्षेत्र है ना वहां पे। तो मेवाड़ी का कठोर रूप कहाँ पे बोला जाता था इनके अनुसार? बयाना के अंदर। तो आज की क्लास को हम यहीं तक रखते हैं। कल आपकी करंट अफेयर्स की क्लास होगी, वो मैं ही लूंगी। उसके अंदर हम 3 सेक्शंस कंसीडर करके चलते हैं। सबसे पहले तो पूरे सप्ताह के जनरल करंट अफेयर्स। जनरल के अंदर होती है नियुक्ति होती है, बाकी सब जो कोई भी योजना लॉन्च हुई है, जैसे कि योजना अगर होती है तो मैं उसको बहुत अच्छे तरीके से बताती हूँ कि योजनाओं पे क्वेश्चन ज्यादा आते हैं करंट अफेयर के अंदर। नेक्स्ट हमारा सेक्शन होता है साइंस, टेक्नोलॉजी एंड डिफेंस का। और थर्ड जो सेक्शन मैं रखूंगी वो आपका होगा स्पोर्ट्स के करंट अफेयर्स। स्पोर्ट्स के भी इस हफ्ते के बहुत ज्यादा रहे, पैरा ओलंपिक्स रहा है, हो रहे हैं, तो वो सारी क्लास हमें कल करेंगे करंट अफेयर्स की। परसों हम कंटिन्यू करेंगे इसको, और परसों आप रेडी होकर के आएंगे, मैं काफी कुछ इसमें पढ़ाने। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें पतंजलि, रिद्धि सिद्धि चौराहा के पास, गोपालपुरा बाईपास, जयपुर। कॉल करें 72406 72406।